हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एक बार फिर से। मैं आपका दोस्त रवि। और आज हम जो लेक्चर पढ़ने वाले हैं वो मैग्नेटिक मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का है अगला लेक्चर। और आपको पता है इससे पहले आप पूरी सीरीज के साथ बने हुए होंगे। जो बच्चा पूरी सीरीज के साथ बना हुआ है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके बाद अगर आप इसमें देखते हो तो मैं प्रत्येक टॉपिक की सारी बातें लगभग कवर करता हूं। मैं कोई भी बात ऐसी नहीं छोड़ता जो एस्केप हो जाए। एकाध कोई बात एस्केप हो जाती है तो उसको अलग से वीडियो बना के सबको कवर कर देंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टॉपिक आसान है पर पजलिंग टॉपिक है, इसमें बच्चे पजल सबसे ज्यादा होते हैं। एंड करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल एंड इट्स मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, इनके बारे में डिस्कस करना है। ये टॉपिक आज हमारे हिट में रहेंगे। और फिर से एक बार बता देता हूं, एनसीईआरटी पूरी कवर रहेगी, कोर कंसेप्ट रहेगा, पीवाईक्यू क्वेश्चंस रहेंगे, बेसिक टू एडवांस चलेंगे और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनकी भी बात करेंगे। हम साथ साथ इन सभी चीजों की एक साथ बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो पहली बात तो यह है कि जो करंट कैरिंग लूप, अब करंट कैरिंग लूप कैसा भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर के फॉर्म में भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। इसलिए इन्होंने यहां पे कोई पर्टिकुलर चीज नहीं दी, इन्होंने केवल क्या बोल दिया, लूप बोल दिया। और इसी वर्ड से आपको समझना होगा, इसी वर्ड से समझ के आपको क्या करना है, वर्क करना होगा। तो चलिए अगर हम बात करते हैं करंट लूप की, मान लीजिए आपके पास एक रेक्टेंगुलर करंट लूप है कुछ इस तरह से, और यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है बी नाम से। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो कोयल है, ये कोयल इस एंगल के साथ थीटा एंगल बना रही है। आपको ये बड़े ध्यान से बात याद रखनी है कि ये एंगल किसके बीच में, क्योंकि ये एंगल ही आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये जो एंगल है यही आपको बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यहां पे मैंने क्या बताया आपको कि जो कोयल है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या बना रही है, कोई एंगल की फॉर्मेशन कर रही है, किसी एंगल की फॉर्मेशन कर रही है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं तो बड़ा इजी वे में आप इसको समझ सकते हैं कि मान के चलिए कि एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ये कॉपी है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है और मैंने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है। और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से है कि इसके साथ जो है एक एंगल बना रही है। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी कि यहां से ऐसे निकल गई, ये ऊपर से देख लो। अब ये कॉपी के फेस के साथ कोई ना कोई एंगल बनाया हुआ है। अब ये जो एंगल है थीटा एंगल किस किस के बीच है, इस मैग्नेटिक फील्ड जो पेन से डिनोट है और ये जो सरफेस है इन दोनों के बीच में, यहां पे ऐसे इस प्रकार से, यानी कि कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड बनाते हुए निकल रही है, वो यहां पे दिखाया गया। और ये जो कोयल है इसके अंदर से करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, करंट कैरिंग कोयल, क्योंकि इसके अंदर से कोई ना कोई करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। अब आप एक बात ध्यान से सोचिए, अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि ये जो पूरा का पूरा रेक्टेंगल है वो 4 कंडक्टर से बना हुआ है। दैट इज 1 2 3 4 ऐसे हुआ। देखिए जब तक आप कंसेप्ट को नहीं समझोगे तब तक आपका काम नहीं बनने का, इसलिए आप कंसेप्ट को डीप से समझे। जैसे ही कंसेप्ट को डीप से समझते हो तो मान के चलिए कि आपका काम बनना तय हो जाता है, उसमें आपके चांस रहते हैं। तो इसलिए आपको डीप से कंसेप्ट समझना है, डीप से आप कंसेप्ट को समझिए। तो आप अगर यहां पे ध्यान से देखते हो तो ये 4 अगर मैं कंपोनेंट लगा दूं और उन चारों कंपोनेंट को जोड़ दूं तो एक रेक्टेंगल बन जाती है। यानी कि एक तो यहां पे लगा दिया कंडक्टर, एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, इस प्रकार। और चारों के चारों कंडक्टर किसमें प्लेस्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में। अब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट होता है तो उसके ऊपर एक फोर्स आता है और जिस फोर्स का नाम होता है बिल साइन थीटा, आपको पता होगा ही। तो यहां पे जो फोर्स फील करेंगे वो चारों कंडक्टर फील करेंगे, क्योंकि चारों के चारों कंडक्टर किस में रखे हुए हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हैं, इस प्रकार से। अब दूसरी बात समझिए, ये जो कंडक्टर है इसकी ब्रेड्थ बी है तो इसकी ब्रेड्थ भी बी है, इसकी लेंथ एल है तो इसकी लेंथ भी क्या हो गई, एल के बराबर हो गई। साथ साथ आपको क्या ध्यान में रखना है, आगे देखिए, जितना फोर्स इसके ऊपर आएगा उतना ही फोर्स इसके ऊपर आएगा।
दोनों के ऊपर सिमिलर फोर्स होगा। जितना फोर्स इसके ऊपर आएगा उतना ही फोर्स इस ब्रांच पे आएगा, क्योंकि फोर्स तो अलग अलग नहीं आएगा, चारों के ऊपर फोर्स इक्वल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म है, लेंथ भी क्या है? सेम है, इसलिए इन दोनों के ऊपर जो फोर्स आएगा वो सेम होगा, इसके और इसके ऊपर जो फोर्स आएगा वो क्या रहेगा? सेम होगा। और फोर्स का फार्मूला BIL sin थीटा के बराबर होता है, ये आपको मैंने पहले से ही बता दिया था। ठीक है भाई, BIL। तो अगर मैं इसके ऊपर फोर्स निकालूं तो उसकी डायरेक्शन अगर आउटवर्ड आ रही है, आउटवर्ड को मैं ऐसे दिखाऊंगा, दैट इज आउटवर्ड, तो इसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी इस तरफ से। तो ये फोर्स इस फोर्स को क्या कर देगा? कैंसिल आउट कर देगा, इस अफेक्ट को ही कैंसिल आउट कर देगा। इस फोर्स के द्वारा, इसके द्वारा लगाया गया फोर्स, इसके द्वारा लगाए गए फोर्स एक दूसरे के अपोजिट होने के कारण, उल्टे होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अगर फोर्स की वैल्यू निकालना चाहते हो तो फोर्स का फार्मूला यहां पे जो लगेगा वो लगेगा दैट इज B इंटू I इंटू L साइन थीटा, इस तरह से लगेगा। और ये एंगल है, ये लेंथ और बी के बीच होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर और बी के बीच एंगल है। ये जो लेंथ ऑफ कंडक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड है वो कोई ना कोई एंगल की फॉर्मेशन यहां कर रहे हैं, तो इसलिए उस एंगल को यहां जो है रखा गया। तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि BIL sin थीटा की जब हम बात करते हैं तो ये एक फोर्स हो गया ऊपर वाली ब्रांच के ऊपर, और इसकी डायरेक्शन निकालोगे तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, FBI, यानी कि करंट तो इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इसमें, यानी कि ऐसे, ये करंट की डायरेक्शन ये हो गई और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, और इसकी डायरेक्शन का फोर्स निकालोगे तो कुछ ऐसे आएगा। देखिए, अगर ये कोयल ऐसे रखी हुई हो, ये कोयल की हम बात करते हैं, और इस कोयल के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे लगा हुआ है इस तरह से किसी एंगल बनाते हुए, तो फोर्स आएगा ऊपर की तरफ, और इसमें अगर उल्टा कर दिया ऐसे तो फोर्स आएगा डाउनवर्ड में। देखिए इस प्रकार से, तो एक के ऊपर फोर्स ऊपर, दूसरे के ऊपर फोर्स नीचे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके नेट फोर्स हमें कितना दे देंगे? 0 के बराबर दे देंगे। हालांकि हमें इसकी कोई ज्यादा बात भी नहीं करनी है, तो केवल आपको समझाने के लिए था। अब हम बात करते हैं किसके ऊपर? इस ब्रांच की बात करते हैं, ये वाली ब्रांच रही। अब ये वाली ब्रांच को जब ध्यान से देखते तो इसके नेमिंग कर लेते हैं हम, इसको दे देते हैं A नाम, इसको कह देते हैं B, इसको कहते हैं C, इसको कह देते हैं D। ठीक है, अगर हम फोर्स की बात करें, फोर्स ड्यू टू CD ब्रांच, CD ब्रांच के कारण फोर्स, तो यहां पे क्या लिखेंगे? फोर्स ड्यू टू CD ब्रांच। ठीक है भाई, अब फोर्स ड्यू टू CD ब्रांच की बात करेंगे तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा, और मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? B इंटू I इंटू L और साइन, और मैक्सिमम फोर्स के लिए ये थीटा कितना होगा? दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो इस ब्रांच के ऊपर जो मैक्सिमम फोर्स लगा इस CD ब्रांच के ऊपर, वो कितना लगा? दैट इज B इंटू I इंटू L के बराबर। अगर मैं ये कैपिटल L ले रहा हूं तो आप भी इसको कैपिटल L लिख दीजिए, ये लगेगा। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि ये जो कंडक्टर है इस मैग्नेटिक फील्ड में तो परपेंडिकुलरली प्रेजेंट है। समझ आई बात? प्लेन ऑफ कोयल तो बना रहा, पर ये कंडक्टर तो इसमें जो प्रेजेंट है वो परपेंडिकुलरली, इसलिए क्या आएगा? BIL के बराबर आएगा। अब इसकी डायरेक्शन निकालिए फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, तो करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, तो ये बाहर की तरफ। देखिए, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, तो ये बाहर की तरफ, क्योंकि FBI ये करंट को, ये मैग्नेटिक फील्ड को, ये फोर्स को, तो फोर्स बाहर की तरफ, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ। और बाहर वाली चीज को मैं कुछ इस तरह से दिखा रहा हूं, ये फोर्स CD वाला, यानी कि आउटवर्ड होगा, कुछ इस तरह से मैंने इसको दिखा दिया। डायरेक्शन यहां पे लिख रहा हूं, दैट इज आउटवर्ड। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम दूसरी ब्रांच की बात करते हैं, और दूसरी ब्रांच हमारे पास कौन सी हो जाएगी? ये इसका पहला पॉइंट था। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा फोर्स ड्यू टू दिस ब्रांच, BA ब्रांच, BA ब्रांच के बराबर। तो हम इसको क्या कहेंगे? FBA। इसका नाम क्या रखेंगे? FBA। FBA के लिए भी सेम बात, क्योंकि दोनों कंडक्टर की लेंथ तो सेम है, दोनों कंडक्टर के ऊपर सेम मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों कंडक्टर में सेम करंट है, इसलिए फोर्स का फार्मूला तो इसके ऊपर भी बिल्कुल ऐसा ही लगेगा, BIL।
बिल्कुल सिमिलर होगा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ट्रैप हमें डायरेक्शन निकालनी आनी चाहिए, और डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल एफ बी आई इस प्रकार से। तो इसके अब की बार करंट देखिए, करंट नीचे की तरफ, देखिए करंट नीचे की तरफ ऐसे, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, फोर्स अंदर, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, तो फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। और अंदर वाले फोर्स को मैं कुछ यहां से ऐसे दिखा रहा हूं, दैट इज एफ बी ए के कारण, इस प्रकार। तो यहां पे क्या लिख दूंगा मैं, इनवार्ड लिख दूंगा, इनवार्ड आ जाएगा। अब मैं इसको जरा ध्यान से समझाता हूं, अब ध्यान से समझिए। अब देखिए, ये आपके पास एक कोयल है, इस कोयल के ऊपर, इस ब्रांच के ऊपर जो फोर्स और इस ब्रांच के ऊपर जो फोर्स है वो तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके भाग गए, निकल गए, उनका कोई काम यहां नहीं रहा, इसलिए वो अपने आप को छोड़ के चले गए, यानी कि उसका इंपैक्ट जीरो रहा। अब बात करते हैं कोयल के इस केस की बात। अब इस कोयल के इस हिस्से पे, यानी कि एज इट इज ऐसे रखी हुई है, ऐसे समझ लो, तो इस हिस्से के ऊपर जो फोर्स है वो इनवर्ड लगा, मतलब अंदर की, आउटवर्ड, सॉरी आउटवर्ड शो कर रहा, आउटवर्ड ये रहा, इसके ऊपर आउटवर्ड लगा मतलब बाहर की तरफ लगा, इसके ऊपर इनवर्ड लगा मतलब अंदर की तरफ। ये अंदर की तरफ वाला फोर्स इसको अंदर खींचेगा, बाहर की तरफ वाला फोर्स इसको बाहर खींचेगा। अगर बाहर खींचेगा तो ये कैसे रोटेट करेगी, ऐसे, ऐसे रोटेट करके ऐसे हो जाएगी, फिर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगी, फिर रोटेट करके ऐसे हो जाएगी, फिर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगी। और अभी वो सिलेबस में नहीं है, इसी बेस के ऊपर आपको एसी जनरेटर समझाते, डीसी मोटर भी समझाते, बहुत सारी बात यहां से रिलेट करती वहां भी, बहुत सारी बातें। तो मैंने क्या कहा, जब मैं इस पूरी करंट कैरिंग कोयल को देखता हूं जो रेक्टेंगुलर है, तो इसकी इस ब्रांच के ऊपर फोर्स आउटवर्ड लग गया, इस ब्रांच पे फोर्स इनवर्ड लग गया, तो ये अंदर खींचेगी, ये बाहर खींचेगी, बाहर खींचते ये ऐसे रोटेट करना शुरू कर देगी, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसके साथ भी यही काम हो रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अगर मैं इसका एक नया डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरह का डायग्राम बना सकता हूं। ये आपके 2 पॉइंट हो गए, देखिए इसकी विड्थ जो है वो बी है, बी वाला सेक्शन उठाया, इस बी के एक हिस्से के ऊपर जो फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ लग रहा है, जिसको हमने क्या कहा था, सी डी, और इसके एक हिस्से के ऊपर डाउनवर्ड में फोर्स लगा है, जिसको हमने क्या कहा, एफ बी ए के बराबर। इस प्रकार दो फोर्स जो काम कर रहे हैं वो इस तरह से काम कर रहे हैं इस कोयल के ऊपर। इस पूरी कोयल को हमने इस तरह से मान लिया, और इस पूरी कोयल के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड भी काम कर रहा है इस डायरेक्शन में, जिसको हमने क्या कहा, बी, और इस कोयल के साथ कितना एंगल बनाते हुए, थीटा एंगल। ये तो कोयल का प्लेन है ये, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा एंगल। कुछ इस तरह का इन्वायरमेंट बन चुका है। हमने क्या लिया है, हमने चाहे इस ब्रांच को उठा लो, चाहे इस ब्रांच को उठा लो, चाहे इसके बीच से उठा लो, यहां से, क्योंकि ये तो बी है तो बी रहेगा हर जगह। यहां पे कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे, यहां पे भी कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हो इस प्रकार से, तो ये भी तो बी ही रहेगी। तो हमने इसी प्रकार इस लाइन को उठाया है, बी को, ये रही, और इसके एक के ऊपर ऊपर की तरफ, एक के ऊपर नीचे, यानी कि एक के ऊपर आउटवर्ड और एक के ऊपर इनवर्ड लग रहा। ठीक है, अब जैसे ही इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, तो दोनों किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, कपल की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे यहां पे, एफ ए बी या बी ए, एफ बी ए एंड एफ सी डी फॉर्म्स द कपल। और ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया क्वेश्चन है नीट के अंदर, भाई याद रखना, कपल क्या होता है। कपल होता है जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स काम कर रहे हो पर दोनों के लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो, उसको कपल कहते हैं। अब समझिए इस बात को क्या है। अब ये आपकी रेक्टेंगुलर कोयल है, एक फोर्स बाहर की तरफ लग रहा था, एक अंदर की तरफ। अब ये तो इस लाइन ऑफ एक्शन में काम कर रहा है, यानी कि सीधा, और ये इस लाइन ऑफ एक्शन में काम कर रहा है, और दोनों के बीच कोई ना कोई परपेंडिकुलर दूरी भी है। तो यानी कि जब दो फोर्स हो, दोनों के दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो, यहां पे भी ऐसा है, दो फोर्स है, इक्वल एंड अपोजिट है, पर दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होनी चाहिए। देखिए दोनों की लाइन ऑफ एक्शन, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है और इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो दोनों की लाइन ऑफ एक्शन क्या है, अलग अलग है। तो वो किसकी फॉर्मेशन करते हैं भाई, कपल की फॉर्मेशन करते हैं। और ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछा गया था नीट के एग्जाम में, नीचे दिया गया था व्हाट इज कपल, कपल के लिए कौन सी बात नीचे दी गई है वो सही है। उसने 4 ऑप्शन आपको प्रोवाइड किए थे। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर जब किसी कोयल को ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए जहां पे दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हो और अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हो, तो दोनों के दोनों किसकी फॉर्मेशन करेंगे, टॉर्क की फॉर्मेशन करेंगे।
ठीक है भाई। और जो टॉर्क है वो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है भैया परपेंडिकुलर डिस्टेंस गुणा फोर्स, इस प्रकार फोर्स गुणा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां पे जो फोर्स है वो तो है कितना, बी आई इंटू एल। क्यों है, क्योंकि जो वैल्यू एफ सी डी की है वही एफ बी ए की है, तो आप इनमें से एक उठा लो, इसलिए मैंने वहां पे एफ लिख के उसको क्या लिख दिया, बी आई एल। इसके साथ साथ अगर मैं ये फोर्स है तो इसकी परपेंडिकुलर दूरी तो यही होगी, और इस फोर्स के लिए भी परपेंडिकुलर दूरी यही होगी। तो कोई भी फोर्स लो, दोनों के लिए परपेंडिकुलर दूरी तो सेम है। अगर ये परपेंडिकुलर दूरी x हुई, तो अगर मैं यहां कोस थीटा निकालूं, तो कोस थीटा इज इक्वल टू मैं बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस इज x एंड हाइपोटेन्यूज इज b। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज b कोस थीटा, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहां पे क्या कहेंगे, दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू, इस फोर्स की वैल्यू रख दो, फोर्स की वैल्यू होगी बी आई एल, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई है हमारे पास, x हो गई है, ये रही। अब इस x की वैल्यू भी उठा के यहां रख दो, तो टॉर्क कितना आएगा, दैट इज b इंटू आई इंटू एल, और x की वैल्यू क्या है, b कोस थीटा है, तो यहां पे रख दी b कोस थीटा। अब देखिए लेंथ गुणा ब्रेड्थ किसके बराबर होती है, रेक्टेंगल का एरिया होता है। लेंथ गुणा ब्रेड्थ क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया। साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहे, काफी टाइम मैं देता हूं तो स्क्रीनशॉट लेते रहे। अब जो टॉर्क की फॉर्मेशन होगी वो कितनी होगी, दैट इज बी इंटू आई इंटू ए, और साथ में कोस थीटा, ये बन गया, ये आ गया टॉर्क। किसके ऊपर, इस रेक्टेंगुलर कॉइल जो आपने रखी हुई है। और खास बात आपको याद क्या रखनी है, जब आप एंगल कोस थीटा ले रहे हो, तो जो आपका एंगल है वो किस किस के बीच है, वो मैग्नेटिक फील्ड और इस कॉइल के बीच में है। दैट इज एंगल इज बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड कॉइल, इस प्रकार से। अगर मैं इसको n टर्न्स के लिए लूं, अभी तो एक टर्न्स के लिए, फॉर n टर्न्स, अगर n टर्न्स के लिए लूं तो ये टॉर्क बन जाएगा, दैट इज n बी आई ए कोस थीटा, ये बन जाएगा n बी आई ए कोस थीटा। अगर मैं इसको n टर्न्स के लिए लेता हूं तो n बी आई ए कोस थीटा। अब यहां पे लिख भी देता हूं, दैट इज थीटा इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, यहीं पे पजल करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपने अगर इसकी जगह साइन थीटा एक बार लिख दिया तो समझिए आपके क्वेश्चन का सत्यानाश हो गया। एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड बी एंड कोयल, कोयल के बीच में है एंगल जो थीटा है। परंतु क्या हो सकता है, एक काम और भी हो सकता है, वो क्या हो सकता है, अभी तक तो हमने ये टॉर्क निकाल दिया, और टॉर्क की यूनिट भी आपको पता होगी। टॉर्क क्या है, दैट इज फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन और इसकी मीटर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है, न्यूटन मीटर, जिसको आप एनर्जी की यूनिट भी बोलते हो, इसलिए हम इसको जूल भी बोल देते हैं। जो टॉर्क की यूनिट होती है वही एनर्जी की यूनिट होती है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया हो तो आज ध्यान दिलवा देता हूं मैं, जो डायमेंशन टॉर्क का वही एनर्जी का, जो यूनिट इसके टॉर्क की वही यूनिट एनर्जी की, दोनों की सेम होती है, निकाल के देख लेना। अब इसके ऊपर एक और रिसर्च करके मैं आपको बताता हूं, थोड़ी सी और बातें इसके ऊपर करके बताता हूं। अगर ऐसा न हो करके ऐसा होता, कुछ कोयल को ऐसे रख दिया आपकी बार, ये रख दिया, और यहां पे क्या लगा दिया, ये लगा दिया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब की बात, जो इस कोयल का नॉर्मल है, नॉर्मल है, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, देखिए इस नॉर्मल के बीच और इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल। अब नॉर्मल, यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, आपको पहले भी वेक्टर की फॉर्म में समझाया गया था, और बहुत बार मैंने इस बात के ऊपर फोकस भी किया कि नॉर्मल वेक्टर क्या होता है। नॉर्मल वेक्टर किसी भी सरफेस के आउटवर्ड होता है, इनवर्ड नहीं होता, आउटवर्ड, और परपेंडिकुलर होता है। जैसे कि ये प्लेन ऑफ कोयल है, ये पूरा प्लेन ऑफ कोयल है, इस प्लेन ऑफ कोयल के जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा ना, वो नॉर्मल वेक्टर होगा, ये नॉर्मल वेक्टर है। अगर इस नॉर्मल वेक्टर, प्लेन ऑफ कोयल बोलते हैं इसको, नॉर्मल वेक्टर, और अगर मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल है, क्या कहेंगे आप, यही टॉर्क किसके बराबर बन जाएगा, यही बन जाएगा एन बी आई ए साइन थीटा, इफ थीटा इज एंगल बिटवीन नॉर्मल
ऑफ प्लेन ऑफ कोयल एंड मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना भाई, अब कौन सा किस में आ रहा है वो आपको याद रखना है। जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो आपसे क्या पूछ रहा है, ये आपको बेसिकली ध्यान में रखना होगा। अगर वो कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड कोयल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल है तो एनबीआई ये कोस थीटा। अगर उसने बोला है कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर या बी के बीच है, या बोल दे प्लेन ऑफ कोयल और बी के बीच एंगल है, तो आपको क्या लेना है, एनबीआई ये साइन थीटा के बराबर। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि कौन सा फार्मूला कहां पे यूज होता है, इस बात को आपको फोकस करना होगा, ध्यान में रखना होगा। अब वही स्पेशल केस, सबसे पहला, अगर ये साइन थीटा, देखिए नंबर ऑफ टर्न्स हम फिक्स कर सकते हैं। अगर किसी कोयल को प्लेस कर रहे हैं तो हम पहले से ही फिक्स कर देंगे इसमें 10 टर्न लेनी है 20 टर्न। उसका मैग्नेटिक फील्ड भी हमने पहले से फिक्स कर दिया कितने टेस्ला अप्लाई करना है। उसका करंट भी पहले से फिक्स कर दिया कितने एम्पियर देना है। उसका एरिया भी पहले से फिक्स कर दिया कि उसका एरिया कितना होगा। ये सारी बातें अगर फिक्स कर दी है तो अब टॉर्क किसके ऊपर डिपेंड किया, एंगल थीटा। और एंगल को कई बार ओरिएंटेशन नाम भी देते हैं बच्चा पार्टी। जब एंगल चेंज हो रहा है तो इसको कहते हैं ओरिएंटेशन का चेंज होना, ऐसा भी बोला जा सकता है। तो उसके लिए आप क्या कह सकते हो, अगर यही एंगल थीटा 90 डिग्री के बराबर है, मैं इसके केस में बात कर रहा हूं, इसके हिसाब से सोल्व करवा रहा हूं। अगर एंगल थीटा 90 डिग्री के बराबर है, एंगल थीटा 90 डिग्री के बराबर है, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कितना, एन बी आई ए, क्योंकि साइन 90 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 डिग्री के बराबर होती है। ठीक है, जब यूनिट नॉर्मल वेक्टर और बी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो प्लेन ऑफ कोयल ऑटोमेटिकली 0 डिग्री का एंगल बनाएगी बच्चा पार्टी। याद रखें इस बात को, देखिए समझिए, ये एक कोयल है, इस कोयल का ये प्लेन है, इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर बाहर की तरफ होगा, ये रहा, और इसका मैग्नेटिक फील्ड ये रहा। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए तो जो कोयल है ये भी तो इसके पैरेलल आ गई, ये जो कोयल है इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो गई। अगर कोयल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगी तो एंगल थीटा 0 हो गया। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं उस बात को समझिए। मैं ये समझाना चाह रहा हूं बच्चा पार्टी कि जो एंगल कोस के लिए अगर बात करो, कहोगे सर आपने तो अलग अलग डिस्क्रिमिनेट कर दिया, यहां अगर थीटा 90 डिग्री रखते हो तो साइन 90 किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी 1 के बराबर। साइन 90 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1, तो ये टॉर्क हो जाएगा मैक्सिमम। अगर मैं इसी 90 को यहां रखता हूं तो यहां टॉर्क मिनिमम। मतलब दोनों बातें तो सेम है, इक्विवेलेंट चल रही है, पर एक जगह मैक्सिमम एक जगह मिनिमम, ये तो कंट्राडिक्शन बन गया। पर आपका समझने की गलती है। ये कैसे, ये जो एंगल 90 डिग्री बन रहा है ये एंगल किस किस के बीच है, ये एंगल उस यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ये प्लेन कोयल है, ये प्लेन ऑफ कोयल है, और ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, हो गया। और इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसे, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ये ऐसे होगा 90 डिग्री। इस प्रकार से अगर ये ऐसे 90 डिग्री चल रहा है, अगर ऐसे है सिचुएशन, अगर ये तो पूरी कोयल, मेरा हाथ है कोयल का काम कर रही है, और ये बाहर की तरफ यूनिट नॉर्मल वेक्टर ये वाला, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, नॉर्मल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, तो ये केस आ गया। उसी टाइम पे कौन सा एंगल देखो, एंगल बिटवीन बी एंड कोयल। अब कोयल और बी के बीच दोनों एक दूसरे के पैरेलल दिखाई नहीं दे रही। अगर मैं इस यूनिट नॉर्मल को हटा दूं तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल दिखाई नहीं दे रही, तो इसका मतलब वहां एंगल क्या बन रहा है, 0। जब ये 90 है तो ये 0 बन रहा है, ये वाला एंगल, ये वाला थीटा, और इसको अल्फा बोल दो। साइन थीटा में हमने कन्वर्ट कर दिया है कोस से साइन थीटा, तो जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर अल्फा बनाता है वो 90 डिग्री बन रहा था, तो ये 0 डिग्री, तो यहां 0 आएगा और यहां 90 आएगा, इस प्रकार से। और अगर सेकंड केस लेता हूं, दैट इज मिनिमम टॉर्क का, मिनिमम टॉर्क का, तो मिनिमम टॉर्क कब होगा, जब थीटा कितने डिग्री का बराबर होगा, 0। क्यों, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0। तो टॉर्क मिनिमम किसी के ऊपर लग रहा होगा तो वो कितना होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, मिनिमम टॉर्क जो लग रहा होगा वो कितना होगा, 0 के बराबर होगा, और मैक्सिमम टॉर्क NBIA के बराबर होगा। और जब ये 0 डिग्री होगा तो अब की बार ये वाला कोस वाला थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, तो यहां पे भी टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। तो याद रखना, और इसी बात में पजल करके क्वेश्चन देता है सीबीएसई बोर्ड में भी, नीट के अंदर भी, आईआईटी मेंस के अंदर भी, और एडवांस में भी कुछ ऐसी झलकें आपको मिलेंगी जो टॉपिक हैं ऐसे। तो इसलिए मैं आपको बार बार एक ही बात सिखा रहा हूं कि आपको टॉपिक को समझना है कि दैट इज एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड लोगे तो साइन फंक्शन आएगा, और प्लेन यूनिट अगर कोयल के बीच और मैग्नेटिक फील्ड के बीच रहोगे तो कोस आएगा। ठीक है, यहां पे छोटी सी बात एक और मैं बताना चाहता हूं।
यहां पे मैं एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं और जिस क्वांटिटी का नाम है m, ये क्वांटिटी, और इस m को कहते हैं मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। अब अगला टॉपिक यही है हमारा, जो इससे अगला टॉपिक है वो यही है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, अगर आप मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात करते हो तो इसकी जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, I इंटू ए के बराबर। और ये कब होता है, जब करंट सर्कल में या करंट किसी लूप में फ्लो कर रहा हो, यानी कि किसी लूप में, चाहे वो रेक्टेंगुलर लूप है, चाहे वो स्क्वायर लूप है, चाहे वो सर्कुलर लूप है, चाहे किसी भी शेप का लूप हो, अगर करंट लूप के अंदर जा रहा है, बस खाली लूप के अंदर जा रहा है, तो इसके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फार्मूला I इंटू ए होता है। ये याद रख ले, अभी ड्राइव करवाऊंगा। तो अगर ये फार्मूला होता I इंटू ए की जगह मैं m रख दूं इस फार्मूले में, देखो I इंटू ए की जगह m, तो टॉर्क क्या बन जाएगा, दैट इज n इंटू में m इंटू बी और साथ में क्या रहा, साइन थीटा। और याद रखना जब साइन फंक्शन लेते हो तो एंगल बिटवीन नॉर्मल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, या एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, इस प्रकार। अब टॉर्क, इसको क्या लिखा जा सकता है, m क्रॉस b भी लिखा जा सकता है। n की मल्टीप्लाई है, इसको बाहर रखो ऐसे, m क्रॉस b क्यों, क्योंकि साइन थीटा हटाते हो तो क्रॉस प्रोडक्ट आता है, तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, m क्रॉस b भी लिख सकते हैं भैया, याद रखना। तो एक नया फार्मूला और बनाया है टॉर्क का, जिसको m क्रॉस b या mb साइन थीटा। अगर जिस बच्चे ने पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देख रखा तो उसको याद होगा, वहां ड्राइव करवाया था, दैट इज pe साइन थीटा, टॉर्क का फार्मूला, और वहां आया था दैट इज p क्रॉस e के बराबर, ये टॉर्क आया था। बिल्कुल एनालॉजी से चल रहा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है भैया प्यारे बच्चों, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, और P क्रॉस E था, और P का काम ये था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यहां क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M करेगा। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहां मैग्नेटिक फील्ड है, साइन थीटा है, तो वहां पे जो P क्रॉस E था यहां M क्रॉस B में चेंज हो जाएगा बच्चा पार्टी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, आपको पता होना चाहिए इस बात का, ये गांठ बांध ले, इस बात का आपको पता होना चाहिए। अब इतना करवा दिया है तो आपको एक चीज और करवा देता हूं, जो फ्रीक्वेंटली अब की बार भी नीट के अंदर पहला ही प्रश्न था एक सेट के अंदर, तो वो और बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं वो भी आपको करवा देता हूं इससे आगे। अब देखिए, अगर मैं यहां पे एक इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक का नाम जो है आपको बाद में बताऊंगा, पहले आपको समझा देता हूं। समझिए, अगर आपके पास टॉर्क आ गया m इंटू बी इंटू में साइन थीटा, ये टॉर्क आ गया। अगर एंगल थीटा स्मॉल है, इफ थीटा इज स्मॉल, यानी कि बहुत ही स्मॉल मान के चलिए, लार्ज थीटा नहीं है, और ये केस स्मॉल थीटा के लिए लागू होगा, याद रखना भाई, थीटा स्मॉल है, तो टॉर्क कितना बन जाएगा, दैट इज m इंटू बी इंटू थीटा, ये बन जाएगा, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया। और उसी टाइम पे आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि टॉर्क का फार्मूला I इंटू अल्फा भी होता भी है। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं, ये फार्मूला भी आपने पढ़ रखा है, दैट इज टो इज इक्वल टू I इंटू अल्फा, और एक फार्मूला m b थीटा। अब एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगी, तो ये इसके इक्वल है, तो हम क्या कर देते हैं, हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो इक्वेट कर दीजिए, दैट इज I इंटू अल्फा इज इक्वल टू में m b इंटू थीटा। इस प्रकार से आपको पजल होने की जरूरत नहीं है, हमने कुछ भी नहीं किया, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। टॉर्क एम बी साइन थीटा अभी अभी दिखाया आपको, ये रहा एम बी साइन थीटा, अभी एन को 1 के बराबर मान लेते हैं, इस प्रकार। अगर ये एंगल थीटा स्मॉल है, आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा थीटा बन जाता है, कोस थीटा थीटा बन जाता है, टेन थीटा थीटा बन जाता है, कब, जब एंगल स्मॉल, मतलब 3 डिग्री 4 डिग्री 10 डिग्री से कम होना चाहिए, 10 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये साइन थीटा थीटा में बदल जाता है, इसलिए हमने साइन थीटा को हटा के थीटा रख दिया। मुझे पता है क्या प्रॉब्लम है, जब आप कहीं पे भी पढ़ते हो तो आपको डायरेक्ट लिखा मिलता है और कोई बताता भी नहीं, वैसे लिख देंगे और साइड में ये बात लिख देंगे, तो बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो पकड़ जाते हैं, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता चल पा रहा क्या हुआ। तो मैं बता देता हूं कि जब साइन थीटा स्मॉल होता है तो इस साइन थीटा को चेंज करके खाली थीटा भी लिखा जा सकता है, पर एंगल वहां स्मॉल होना चाहिए, 10 डिग्री से कम होना चाहिए, ज्यादा होगा तो फिर ये बातें लागू नहीं होंगी। अब ये फार्मूला 11th क्लास में पढ़ाया था, टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू अल्फा, यूनिट नंबर 5 के अंदर, तो ये बात आपको वहां से याद रखनी है। दोनों को इक्वेट किया तो I अल्फा, क्योंकि एक साइड इक्वल है तो इस प्रकार
अगर मैं अल्फा निकालूं तो ये हो जाएगा एम बी थीटा बटे में आई के बराबर, ठीक है। दैट इज इक्वेशन नंबर 3 इस प्रकार। अब आपको एक सिंपल हार्मोनिक मोशन याद होगी जहां एक्सेलरेशन इज इक्वल टू में ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स विद नेगेटिव साइन, ऐसा होता था। अगर मैं एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करूंगा तो वो बन जाएगी माइनस के ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। ये क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और ये कौन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए बच्चा पार्टी, अगर याद नहीं है तो अब याद कर ले, क्योंकि अगर आपको नीट आईआईटी फोड़ना है तो उसके लिए सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो आप इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको 11th का सिलेबस भी कैरी आउट करना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि थोड़ा सा अपने आपको टाइम दीजिए और कंप्लीट सीरीज भी देखते रहिए। 11th की 1 जुलाई से हम लॉन्च करने जा रहे हैं, तो वो भी आपको बेनिफिट रहेगा। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ऐसा एक्सेलरेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपने पढ़ा था। अगर मैं इसी को एंगुलर में चेंज करूं तो एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन में ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और एक्स बन जाता थीटा। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे हम अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, दैट इज इक्वेशन नंबर 4 के बराबर होगी। अब एक बात याद रखिए, जो टॉर्क है हमेशा उल्टी डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए हमेशा एक नेगेटिव साइन भी आता है। यहां पे एक दूसरे के अपोजिट चीजें काम कर रही हैं, इसलिए। अब 3 और 4 को कंपेयर कीजिए, तो यहां पे लिख देते हैं हम कंपेयर 3 एंड 4। 3 एंड 4 को कंपेयर कीजिए। जब 3 और 4 को कंपेयर करोगे तो आपको क्या मालूम होगा, देखिए अल्फा का काम अल्फा कर रहा है, कंपेयर का मतलब इक्वेट कर दो। किसी को कंपैरिजन का मतलब नहीं पता हो ना कैसे करते हैं, तो एक काम करो, देखो एक साइड इक्वल है, दूसरी साइड को इक्वेट कर दो अपने आप। तो ये थीटा से थीटा कैंसिल, अल्फा से अल्फा गया, तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर बचा, एम बी बटे आई के बराबर। तो यहां से आया दैट इज अल्फा स्क्वायर, सॉरी ओमेगा स्क्वायर, दैट इज ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू में एम बी बटे में आई के बराबर आ गया। अगर मैं ओमेगा निकालू तो ये आएगा एम बी बटे में आई के बराबर, और इस पूरे के ऊपर क्या रहेगा, रूट, इस प्रकार, ठीक है। अब ओमेगा को आप जानते हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको आप क्या लिखोगे, दैट इज इक्वल टू में 2 पाई बटे में टी, इस प्रकार, ठीक है। और ये टोटल ये किसके बराबर, ओमेगा एम बी बाय आई, रूट इसके बराबर भी है, तो इसके बराबर भी लिख दो इसको, अंडर द रूट, ठीक है। टाइम पीरियड निकालना है तो इसको इस तरफ, इसको नीचे, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई अंडर द रूट आई बाय में एम बी, ठीक है भाई, ये टाइम पीरियड आ गया। तो यही निकालना चाह रहा था मैं, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। और इस क्वेश्चन पे, इस पॉइंट के ऊपर अब की बार भी क्वेश्चन आया हुआ था। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ये अब की बार पूछा गया क्वेश्चन भी था। मैंने पहले भी, जब पहली बार भी करवाया था, इससे पहले वाले सेशन में भी कहा था कि इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी आता, सीबीएसई बोर्ड में भी क्वेश्चन आया हुआ था और नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ था, दोनों जगह पे आया हुआ था। तो टाइम पीरियड 2 पाई आई बाय एम बी। फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो उल्टा कर दो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज 1 बटे टाइम पीरियड, ये हो जाएगा। हाँ, इसी को आपने पढ़ चुके हो पहले, यही टाइम पीरियड आप पहले भी पढ़ चुके हो, दैट इज 2 पाई अंडर द रूट आई बटे में पी इंटू ई। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए भी सेम है, चेंज क्या होना है, यहां पी ई साइन थीटा है, पी ई थीटा इक्वेट कर दो, पी ई बाय आई आएगा, सेम बात है, बस एम बी की जगह पी, और कुछ नहीं करना। तो ये काम पहले भी करवा चुका हूं मैं, जो पहले लेक्चर की सीरीज है सारी, मैं ऊपर लिंक डालता रहता हूं, सब कुछ का लिंक मिल जाता, पूरी आपको लिस्ट का लिंक मिल जाता, इसलिए आप उसको भी ध्यान में रख के करें, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि ये टाइम पीरियड के लिए डिनोट किया है तुम्हें, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है, और अब की बार भी क्वेश्चन इस पे आया हुआ था। इसलिए बच्चा पार्टी ध्यान रखे प्यारे बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन आएगा, आपको फोड़ना है, और फोड़ने के लिए आपको उसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। इसलिए प्रैक्टिस साथ साथ करें और साथ साथ ये चीजें भी कवर अप करते चले, ये होगा। अब अगला टॉपिक है छोटा सा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला है छोटा सा टॉपिक, करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल। करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल एंड इट्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये है भाई। अब हमें क्या करना है कि जो करंट लूप था उसको किसकी तरह मानेंगे, एक डायपोल की तरह, ठीक है भाई। डायपोल का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया था आपको, वहां से अगर मैं रिकैप करवाऊं तो डायपोल का मतलब होता है जब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज कुछ दूरी के द्वारा सेपरेट कर दिए जाएं, यानी कि
यहां माइनस क्यू है, यहां प्लस क्यू है, दोनों को कुछ दूरी से सेपरेट कर दिया, मान लिया जाए 2l से, तो किसकी फॉर्मेशन कर देंगे, डाइपोल की। अगर मैं इसी एनालॉजी को मैग्नेटोस्टैटिक्स में लगाऊंगा तो यहां पे चार्ज नहीं होते, पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होते हैं। जब दो इक्वल एंड अपोजिट पोल्स आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस देन फॉर्म्स द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। यानी क्या कहा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कब बनता है, जब दो इक्वल और अपोजिट पोल्स, ये पहली उस चैप्टर में समझा चुका हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, उसका पूरा लिंक आपको ऊपर ही मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी कोशिश रहेगी कि सबके लिंक डाल दूं। और उनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 2l के बराबर है। अगर इसके बावजूद हम बात करें मैग्नेट की, तो मैग्नेट में चार्ज नहीं होते, पोल्स होते हैं, तो एक नॉर्थ पोल हो गया, एक साउथ पोल हो गया। अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कुछ दूरी से सेपरेट कर दिया जाए तो वो किसकी फॉर्मेशन करेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये मैग्नेटिक, इसी प्रकार। और ये पूरा टॉपिक हमें पढ़ना मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के बाद जो मैग्नेटिज्म एंड मैटर नाम का चैप्टर शुरू करेंगे। पर उससे पहले मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, अगर यही काम किसी करंट लूप के साथ हो जाए, ये रहा, मान लिया जाए एक करंट कैरिंग लूप है, आई करंट है इसके अंदर, इस प्रकार से फ्लो कर रहा है, आई अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है। अब आपको पता है करंट कैरिंग लूप हमेशा क्या करता है, टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, क्योंकि ओरस्टेड ने कहा था अगर किसी वायर में से करंट को पास कर दोगे तो वो हमेशा क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मेशन करेगा। अगर उसके पास मैग्नेटिक फील्ड है तो वो मैग्नेट का काम भी कर सकती है। अगर वो मैग्नेट का काम कर रही है तो उसके पास नॉर्थ और साउथ पोल भी होगा, और नॉर्थ और साउथ पोल है तो इसका मतलब उसके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा। और वो कैसे होगा उसको निकालते हैं। अगर आप देखोगे तो ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट है ये एंटी क्लॉकवाइज होती है। अब ध्यान से समझना भाई, जहां पे भी आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिले, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिले, वहां मिलेगा आपको नॉर्थ पोल, वहां आपको नॉर्थ पोल मिलेगा भाई। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जहां पे मिलती है वहां पे जो है कौन सा पोल मिलता है भाई, नॉर्थ पोल मिलता है। याद रखना भाई, यहां पे ये बात आपको याद रखनी है, गांठ बांध लो, काम आएगी। और जहां पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिले, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिले, वहां पे कौन सा पोल मिलता है, साउथ पोल मिलता है। मैंने आपको अब दो बातें बताई, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखाई दे तो नॉर्थ पोल, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखाई दे तो साउथ पोल। अब एक रिंग है, अब इस बात को मैं थोड़ा रिंग के थ्रू समझाता हूं। ये आपका रिंग है, देखिए इस रिंग के दो इंटरफेस होंगे, एक तो आगे वाला होगा और एक इसके पीछे वाला होगा, दो फेस होंगे। आपके हाथ में पहनते हो या घर में बैंगल्स किसी के ले सकते हो, लेडीज जो भी अपनी माता बहन होती है उनके। तो अगर आप इस फेस की बात करते हो और एक पीछे वाला फेस, अगर इस फेस में करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसके पीछे वाले फेस के अंदर इस करंट देखोगे, अगर इस फेस इधर से खड़े होकर देखते हो तो आपको ऐसे दिखाई दे रहा करंट ऐसे जा रहा, पर आप उस साइड से खड़े होकर देखोगे इससे उल्टी डायरेक्शन, तो आपको करंट कैसे दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा। यानी कि अगर आप बाहर से इसको नॉर्थ पोल बोलोगे क्योंकि इसमें करंट जो है वो कैसा दिखाई दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब दूसरी डायरेक्शन से आप इसको देखोगे, जो मैं अंदर की तरफ बना रहा हूं, तो इसको आप क्या कहोगे, साउथ पोल कहोगे। यानी कि ये जो आपका बैंगल है, इस बैंगल के दो फेस है, एक इस तरफ है और एक पीछे की तरफ है। इस तरफ से अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो पीछे वाला क्या बन जाएगा, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ से मतलब ये फेस नॉर्थ का काम कर रहा है तो इसके पीछे वाला फोर्स किसका काम करेगा, साउथ का काम करेगा। अगर एक फेस नॉर्थ है और एक फेस साउथ है तो इसका मतलब नॉर्थ और साउथ मिलकर किसकी फॉर्मेशन करते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल की फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रकार से तो हम क्या कहेंगे, करंट कैरिंग लूप करंट कैरिंग लूप, जो करंट कैरिंग लूप होता है वो क्या बन जाता है, तो हम यहां पे लिखेंगे करंट कैरिंग लूप करंट कैरिंग लूप जो होगा एक्ट एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। किसका काम करेगा भाई, मैग्नेटिक डाइपोल का।
दैट इज वन फेस ऑफ, इनमें से एक फेस, वन फेस ऑफ लूप act as north and other face act as south. एक फेस नॉर्थ का काम करेगा तो दूसरा फेस किसका काम करेगा? साउथ का काम करेगा। इन दोनों में से मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर ये ऊपर वाला फेस नॉर्थ का काम कर रहा है तो इसका जो नीचे वाला फेस होगा, ये वाला फेस, ये किसका काम करेगा? साउथ का। भैया टेक्निकल एरर हो जाती है कई बार, तो उसके कारण प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए। तो एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ और क्लॉकवाइज में साउथ, ये बातें याद रखनी है, अगले चैप्टर में भी, अगले यूनिट में भी आपको काम आएंगी। इसलिए अगर आप बात करते हो करंट कैरिंग लूप का, तो करंट कैरिंग लूप है वो मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम करते हैं, जिसका एक फेस काम करेगा नॉर्थ की तरह और दूसरा फेस काम करेगा साउथ की तरह। इसके बाद ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी से रिवेल किया गया कि जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है उसको एम से शो करेंगे, कैपिटल एम से। कैपिटल एम अभी अभी आपको बताया भी था पीछे, दैट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इस प्रकार से। तो क्या होगा? दैट इज एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए के है, एंड दिस एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया के है। यहां पे आई कौन है? करंट है, ठीक है भाई। और ए कौन है? एरिया ऑफ लूप, जो आपने लिया है उस लूप का एरिया, एरिया ऑफ लूप है। अगर दोनों को कंबाइन करते हैं तो एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? आई गुणा ए के हो जाएगा, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, दैट इज एम इज इक्वल टू माई के आई इंटू ए, और इस के की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, ठीक है। इसलिए m किसके बराबर हो गया? दैट इज i इंटू ए के बराबर हो गया। तो याद रखना है ये। और ये किसके लिए बता रहा हूं मैं? सर्कुलर लूप के लिए बता रहा हूं, ठीक है। जो करंट लूप, सर्कुलर लूप हो, चाहे वो स्क्वायर की फॉर्म में हो चाहे रेक्टेंगुलर की फॉर्म हो, कोई बार मैग्नेट के लिए नहीं बता रहा हूं, सीधी ऐसी मैग्नेट के लिए डायपोल मोमेंट नहीं बताया मैंने, ऐसी के लिए, इसके लिए नहीं बताया मैंने किसके लिए बताया? रेक्टेंगुलर हो चाहे सर्कुलर हो, चाहे कोई लूप होना चाहिए, उस लूप के लिए मैंने बताया है। तो लूप जो है ये बार मैग्नेट है, इसका अलग से देखेंगे हम, इसका भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो लूप है उसके पास क्या होगा? इतना डायपोल मोमेंट होगा। तो इसका मतलब जो भी कोई डायपोल की फॉर्मेशन करता है तो कैसे करता है वो मैंने बता दिया, ये लिख रखा आपके सामने, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ, क्लॉकवाइज साउथ, ये डायग्राम बनाइए, ये बताइए, फिर ये लिखना है, फिर ये आपको डायपोल मोमेंट निकालना है। अगर एन टर्न्स की बात करें, अगर हम यहीं पे एन टर्न्स की बात करूंगा तो ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो कितना हो जाएगा? दैट इज एन आई इंटू ए, इस प्रकार, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, m एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात करते हो तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन हमें मालूम होनी चाहिए। जैसे वहां तो बता दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है, पर यहां पे कैसे बताओगे? तो यहां पे जो डायरेक्शन का ढिंढोरा पीटना है वो पीटेंगे हम किससे? राइट हैंड स्क्रू रूल से। राइट हैंड स्क्रू रूल इसको बताएगा, ठीक है भाई, राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक। इसके बाद आप ऐसे भी पता कर सकते हो, अगर इस लूप के अंदर करंट ऐसे है, अब मान के चलिए अगर आपका क्वेश्चन बना हुआ है और ये आपका एक लूप है और इस लूप में करंट की डायरेक्शन ऐसे है, ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे इस तरह से, तो आप उंगलियों को लेके आइए बाहर की तरफ, तो ये क्या आ जाएगा? डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन m की। और मैं पहले ही ये बात कह चुका हूं कि जब भी आप किसी सर्कुलर में बात करते हो, चाहे करंट की, चाहे मैग्नेटिक फील्ड की, चाहे फोर्स की, तो आपको प्रत्येक बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन लीनियर से नहीं आएगा। लीनियर का तो सब निकाल लेते हैं, अब बात आएंगी सर्कुलर पे, एंगुलर पे, क्योंकि क्वेश्चन जो हिट होता है जब भी वो एंगुलर से होता है, जहां पे बहुत कम महारत हासिल होती है। तो आपको उस टॉपिक में महारत हासिल करनी है जो कोई नहीं कर पाता है, जो थोड़ा मुश्किल पड़ता है, क्योंकि उसको भी पता है लीनियर के लिए तो कोई भी निकालेगा, उसको भी पता है अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के और इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करते हो तो माइनस क्या से प्लस क्या हुआ, कोई भी बच्चा माइनस और प्लस देख के बता देगा। पर बात कहां है? जब यही पूरे सर्कल के अंदर घूमे तो समस्या तो यहां है, समस्या यहां है क्योंकि ये एंगुलर में बन गया, और एंगुलर पे पकड़ बच्चों की कमजोर होती है, उसको स्ट्रॉन्ग करना आपको। अगर करंट ऐसे जा रहा है तो बाहर की तरफ, करंट उल्टा जा रहा है
ऐसे तो अंदर की तरफ ऐसे पता कर लो। तो ये डायरेक्शन को बताने का तरीका है। डायरेक्शन साथ रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक डायपोल, इसी प्रकार मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक डायपोल, इन सभी की डायरेक्शन आपको साथ साथ पता होनी चाहिए अगर आपको शो करना है तो। डायरेक्शन पता तो अलजेब्रा लगा पाओगे, डायरेक्शन पता तो वेक्टर लगा पाओगे, सारी बातें आप लगा पाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा टॉपिक आपका हो गया जो एंटन्स के लिए था। अब यूनिट बड़ी खास है इसकी, यूनिट बड़ी खास है। यूनिट याद रखना, ये यूनिट क्या होंगी? करंट की यूनिट एम्पियर और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो इस एम की यूनिट क्या हो जाएंगी? एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये याद रखना है। आई की एम्पियर और एरिया की मीटर स्क्वायर, तो यूनिट क्या हो जाएंगी? एम्पियर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ दिस, ये होगी यूनिट। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है ये बता दे, इसकी डायरेक्शन ही। डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हो इसी से, डायमेंशन फार्मूला निकालना है तो करंट का ए और मीटर स्क्वायर का एल स्क्वायर, ये डायमेंशन फार्मूला बन गया इस प्रकार से। ठीक है भाई, तो ये आपको याद रखने हैं और ये सारे फार्मूले आपको पता होना चाहिए, उसी के बाद आप काम कर पाओगे। जैसे यहां पे हमने बताया क्या, m इज इक्वल टू में NIA, और एक टॉर्क का फार्मूला क्या बताया था? MB साइन थीटा। याद रखना एंगल किसके बीच है ये पता होना चाहिए। और एक टाइम पीरियड का फार्मूला बताया था, दैट इज 2 पाई अंडर द रूट I बाय में m इंटू बी। अगर यहीं फ्रीक्वेंसी का निकालना तो उल्टा कर दो, 1/2 पाई कर दो, और MB को ऊपर ले लो और I को नीचे ले लो। ये ऊपर ये नीचे, ये भी नीचे, क्योंकि उल्टा हो जाएगा ना फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, इस प्रकार से। तो ये सारी बातें जब तक आपको नहीं पता तब तक आप काम कैसे कर पाओगे? तो ये पता करो, फिर अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए सबसे पहला न्यूमेरिकल, स्क्वायर शेप्ड प्लेन कोयल। अब देखिए ध्यान से समझना इसको, जो भी क्वेश्चन है, स्क्वायर शेप्ड कोयल ऑफ एरिया। अब उसका एरिया दे दिया तो हम धीरे से यहां एरिया लिख लेते हैं, जो दे रखा है उसको लिख लो और जो निकालना है उसको भी लिख लो। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया, ऑफ 200 टन्स, मतलब एन की वैल्यू कितनी दे दी? 200 टन्स। तो जो जो प्रोवाइड कर रहा है उसको लिखते जाओ। कैरीज स्टडी करंट ऑफ 5 एम्पियर। कितने एम्पियर का करंट कैरी कर रहा है? 5 एम्पियर का करंट कैरी कर रहा है। ठीक है, इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कोयल। देखिए 0.2 टेस्ला, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया भाई? 0.2 टेस्ला हो गया। ठीक है, और क्या कर रहा है? वो कोयल के परपेंडिकुलर काम कर रहा है। कैलकुलेट द टॉर्क ऑन द कोयल। क्या निकालना? हमें टॉर्क निकालना है। अब टॉर्क निकालने के बाद हमारे माइंड में दो फार्मूले आए, NBA cos थीटा या NBA sin थीटा। अब कौन सा लगाना वो पूरी स्टेटमेंट पढ़ने के बाद पता चलेगा। इट्स प्लेन मेक्स, देखिए व्हेन इट्स प्लेन प्लेन समझिए, प्लेन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद डायरेक्शन, यानी कि कितना बना रहा है? 60 डिग्री बना रहा है। डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन विच ओरिएंटेशन विल द कोयल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, और किस ओरिएंटेशन में वो स्टेबल होगी। CBSE 2015 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्लेन ऑफ कोयल 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। जब प्लेन ऑफ कोयल की बात आ गई तो हम क्या कहेंगे? दैट इज NBA साइन थीटा। मैंने आपको बताया था, खाली कोयल बोलता, प्लेन न जोड़ता, खाली कोयल बोलता, प्लेन न जोड़ता, तो एंगल कितने डिग्री का लेते आप? तब एंगल लेते कोस वाला। ठीक है भाई, तो अगर कोयल बोलता, प्लेन न बोलता, प्लेन न जोड़ के केवल कोयल बोलता, प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 60, यहां पे कोयल बोल देता तो कोस आ जाता। मैंने आपको पहले ही बताया था। तो टॉर्क कितना होगा? नंबर ऑफ टन्स कितनी दे रखी है? 200। मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है? 0.2 टेस्ला। करंट कितना है? 5 एम्पियर। एरिया कितना? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर में बदलोगे तो 10 की शक्ति -4। ठीक है, साइन थीटा, साइन 60 डिग्री हो गया, तो निकाल लीजिए आंसर कितना होगा। तो ये हो जाएगा 2, ये बचेगा 20 दूनी 40 गुणा में 5 गुणा में 100 गुणा में 10⁻⁻⁴, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। अब देखिए 1 2 3, 2 ये 1 ये, तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा, और बचेगा क्या? 5 चौके 20 इंटू 10⁻⁻1 गुणा √3/2। 2 से कैंसिल आउट होके 10, 10 से ये गया ये कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? √3 न्यूटन मीटर, ये आ जाएगा, यानी कि 1.73। ये आ गया टॉर्क। अब पूछ रहा है किस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम में होगा। अब इक्विलिब्रियम का मतलब समझते क्या हो?
इक्विलिब्रियम का मतलब क्या समझते हो? स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि उस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स या नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। उसी कंडीशन को इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोला जाता है। यह आपको पहले भी बताया था, मैं फिर से बता दूं। जब भी आपको इक्विलिब्रियम वर्ड सुनाई दे तो आपको यह ध्यान में रखना है कि नेट फोर्स या नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। फिर उसमें भी अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम या न्यूट्रल की बात करें, वो अलग आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें इसके ऊपर टॉर्क को जीरो करना होगा। टॉर्क जब जीरो कब होगा? जब एंगल 0 डिग्री होगा। अगर यहां थीटा 0 डिग्री के बराबर है तो टॉर्क कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी कि मिनिमम टॉर्क हो जाएगा। अगर टॉर्क मिनिमम है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम को ही स्टेबल इक्विलिब्रियम की कहते हैं। तो जब एंगल 0 डिग्री होगा तो वो केस किसका होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब प्लेन ऑफ कोयल जो है वो 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। प्लेन ऑफ कोयल 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। और कब बनाएगी? क्योंकि प्लेन ऑफ कोयल का मतलब यूनिट नॉर्मल वेक्टर, और सिचुएशन कैसी बनेगी? ऐसी बननी चाहिए। ये आपकी कोयल है, ऐसे रखी हुई है, और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये मैग्नेटिक फील्ड और ये जो कोयल है जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगी तो इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर इस तरफ, बाहर की तरफ, यूनिट नॉर्मल वेक्टर बाहर। देखो इस प्लेन का यूनिट नॉर्मल वेक्टर बाहर की तरफ, इसका मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच एंगल कितने डिग्री का? 0। तो टॉर्क क्या हो जाएगा? 0। पर इस केस के लिए इस कोयल को इसके परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। याद रखना ये बात। ये सिचुएशन पहले भी समझा चुका हूं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले या समझ ले इसको। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा लंबा प्रश्न है भाई, लंबी स्टेटमेंट है, ध्यान से समझ ले। ए 100 टन्स क्लोजली बाउंड, अब यहां पे लिख देता हूं, ये किसकी वैल्यू दे रहा है? एन की। 100 टन्स क्लोजली बाउंड इन ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। कैरीज ए करंट ऑफ 3.2 एम्पियर, 3.2 एम्पियर करंट को कैरी कर रही है। व्हाट इज द फील्ड एट सेंटर ऑफ कोयल? अब सेंटर ऑफ कोयल के ऊपर फील्ड बताना, तो फार्मूला आपको पीछे वाले लेक्चर से पता होना चाहिए। किसी के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला म्यू आई बाई 2r के बराबर होता है। ये आपको याद होना चाहिए, म्यू आई बाई 2r के बराबर होता है। ठीक है, अब म्यू नॉट की वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा 4 पाई गुणा में 10 की शक्ति -7। करवाई हुई बात है। करंट कितना कैरी कर रही है? 3.2, तो यहां रख दो 3.2 बटे में 2, और रेडियस कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर, तो मीटर में बदलोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? 100। तो ये टेस्ला किसका आ गया? मैग्नेटिक फील्ड। पहले पार्ट का उत्तर, पहले पार्ट का उत्तर। ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी एप्लीकेशन थी? बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन थी, और जिसमें हमने निकाला था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड आया था भाई। अब इसके दूसरे पार्ट की बात करते हैं। व्हाट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस अरेंजमेंट? द कोयल इज प्लेस्ड इन वर्टिकल प्लेन and it is free to rotate about horizontal axis। क्या कह रहा है? What is the magnetic moment of this arrangement? इस पूरी अरेंजमेंट का मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पूछ रहा है इस प्रकार। The coil is placed, sorry देखते हैं अभी, is free to rotate about a horizontal axis which coincide with its diameter, a uniform magnetic field of 2 Tesla। ये B की वैल्यू दे रखी है। In the horizontal direction exist such that initially the axis of coil is in the direction of field। देखिए एक्सिस, अब की बार कोयल की बात कर रहा है, कोयल की। कोयल किसके? इन द डायरेक्शन। अगर कोयल की और मैग्नेटिक फील्ड की सेम डायरेक्शन है तो एंगल 0 डिग्री होगा। अब देखिए आगे, द कोयल रोटेट्स थ्रू एन एंगल 90 डिग्री अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब वो कितने से रोटेट करगी? 90, यानी कि पहले कितना बना रही थी? 0 डिग्री, बाद में कितना बना दिया? 90 डिग्री के बराबर, इस प्रकार। तो ये केस बन गया, यानी कि 0 डिग्री से 90 डिग्री। ठीक है भाई। अब देखिए मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट m की वैल्यू क्या होती है? I इंटू में एरिया, और n टर्न्स के लिए कितनी? NIA। तो यहां पे क्या लिख देंगे? NI इंटू एरिया कितना हो जाएगा? पाई r का स्क्वायर, इस प्रकार हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी दे रही है? n की वैल्यू हमारे पास 100 टर्न्स है, ये लिख रखी 100, और कितना करंट है? 3.2 एम्पियर, तो गुणा में कितना हो गया? 3.2 हो गया। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय में पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर, और उसका भी क्या? स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी भाई? m की वैल्यू आ जाएगी। मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा, मतलब मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। इस प्रकार मैग्नेटिक मूवमेंट को ही क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, दूसरा नाम है, याद रख लेना। अब अगला पार्ट इसका तीसरा, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क
ऑन द कोयल इन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन में कितने डिग्री का एंगल था, 0 डिग्री, और फाइनल पोजीशन में कितने डिग्री का एंगल था, 90 डिग्री। तो यहां टॉर्क का फार्मूला लग जाएगा। अब टॉर्क का फार्मूला लगा दीजिए और लगा के टॉर्क का फार्मूला इसको जस्ट क्या करना है, सोल्व करना है भाई। तो यहां पे आसान सा क्वेश्चन है कि भाई 0 डिग्री से वो किसके ऊपर चली गई है, 90 डिग्री के ऊपर चली गई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे फार्मूला लगाएंगे किसका, टॉर्क का, दैट इज m इंटू बी साइन थीटा। ये हो गया टॉर्क का। अब m जो है अभी अभी निकाला था पीछे वाले पार्ट में, ये रहा, ये m निकाला गया था इस प्रकार से। ठीक है, ये तो किसकी वैल्यू, m की, और b की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, यहीं प्रोवाइड कर रखी होगी, दैट इज 2 टेस्ला। ये रही b की वैल्यू 2 टेस्ला। ठीक है, तो इस केस में m की वैल्यू आपको निकालनी थी, b की वैल्यू 2 टेस्ला। अब ये आएगा टॉर्क 1। टॉर्क 1 कितना आएगा, जब एंगल 0 डिग्री है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या निकालेंगे, टॉर्क 2, वो कब आएगा, दैट इज m सेम b सेम, पर साइन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। जब 0 डिग्री है तो 0 टॉर्क आएगा, 90 डिग्री तो m की वैल्यू रखिए, b की वैल्यू 2 टेस्ला रखिए, साइन 90 की वैल्यू 1, और m जो पीछे से निकाला वो तो टॉर्क आ जाएगा। तो नेट टॉर्क कितना आया, टो 2 माइनस टो 1, अपने आप आ जाएगा टॉर्क की वैल्यू, क्योंकि यहां पे तो 0 डिग्री का एंगल हो गया ना, और वहां कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया। क्योंकि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक रोटेशन किया। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा एनबीआई ये कोस थीटा क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम यहां पे मैग्नेटिक मूवमेंट, क्योंकि अलग से एरिया निकालते, अलग से करंट लगते, अलग से एन लिखते, अलग से भी लिखते, तो हमने पहले से ही फार्मूला बना रखा है, एम की वैल्यू को यहां से निकाल लिया है, तो बार बार इनकी मल्टीप्लाई क्यों करनी। तो सीधा सा फार्मूला होता है, ये फार्मूला यही रहेगा, एम बी साइन थीटा। तो इस प्रकार हमने यहां पे एक बार 0 एक बार 90 रखा और सोल्व कर लिया। चौथा पार्ट, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एक्वायर्ड बाय द कोयल व्हेन इट इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री। जब ये 0 से 90 का रोटेशन लिया, पहले 0 डिग्री फिर 90, तो उसने कितनी एंगुलर स्पीड को जो है गेन किया होगा, अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.1 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर दे रखा हो, तो यहां माइनस साइन आएगा, दैट इज आई की वैल्यू। ठीक है, अब याद कीजिए ओमेगा निकलवाया था मैंने, ओमेगा इज अंडर द रूट m इंटू बी डिवाइडेड बाय में आई, फार्मूला आज ही फार्मूला करवाया, याद कीजिए। अब m की वैल्यू निकालनी सिखाई थी, ये निकाल रखी है m की वैल्यू। ठीक है, m की वैल्यू यहां रखो, b कितना है 2 टेस्ला, i कितना ये रख दिया 0.1, i ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें, इस प्रकार से ये रख दिया, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, सिंपल से क्वेश्चन करो और सोल्व करो। ये निकालना अभी सिखाया था, इससे हो गया। और इसी पार्ट के ऊपर क्वेश्चन अब की बार पूछा गया था नीट के अंदर, ये रख रखा आपके सामने, इसलिए मैंने आपको करवाया था। किसी को ध्यान नहीं है तो अभी दिखा देता हूं, 1 मिनट का ही काम है बस। ये रहा भाई, देखिए ओमेगा को कंपेयर किया था, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू रूट एम बी बाय आई, इस प्रकार ये फार्मूला था। तो इसलिए मैंने कहा था कि मैं सारी चीजें कोशिश करता हूं कि एक साथ ही आपको करवा दूं, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अगला देखिए, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व्स अराउंड ए न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस। किस ऑर्बिट में घूम रहा है, जिसकी रेडियस कितनी हो, 0.5 एंगस्ट्रोम। एंगस्ट्रोम है भाई, 0.5 एंगस्ट्रोम, मीटर में बदलोगे तो 0.5 गुणा में 10⁻⁻10 मीटर, क्योंकि पता होना चाहिए कि एक एंगस्ट्रोम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला, m को ही मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं भाई, याद रखना। मैग्नेटिक मूवमेंट किसको कहते हैं, कैपिटल M, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट या मैग्नेटिक मूवमेंट। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन दे रखी है 10⁻10 मेगाहर्ट्ज के बराबर, इस प्रकार से। ठीक है, अब अभी फार्मूला आपको बताया गया था m का, दैट इज I इंटू में a के बराबर। n टर्न्स होती तो n आई है, पर यहां पे करंट नहीं दे रखा, यहां फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब करंट का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, किसके बराबर होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय में टाइम। और आपको पता होना चाहिए 1 टाइम को फ्रीक्वेंसी लिखा जा सकता है। तो अगर मैं इसको लिखता Q गुणा 1 टाइम, और इस 1 टाइम की जगह क्या रख दूं, फ्रीक्वेंसी, तो ये बन जाएगा Q गुणा में फ्रीक्वेंसी। तो याद रखना, ऐसे चेंज करना भी, आपको सारी बातें याद होनी चाहिए। करंट बाय टाइम और 1 टाइम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ये भी पता होना चाहिए। अब इस I की वैल्यू को यहां रख दो तो M बनेगा, दैट इज Q इंटू एफ इंटू एरिया। ठीक है, चूंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के बराबर।
फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 की शक्ति 10 मेगा है, तो उसके नाम का 10⁻6 हमने लगा दिया। ठीक है, एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, रेडियस दे रखी है, तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर में रख दोगे ये वाली वैल्यू, दैट इज 0.5 एंगस्ट्रॉम का स्क्वायर। इसको चेंज करके दिखा दिया, चेंज कर ले आप भी। पूरे को सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। जस्ट आपको अब सॉल्यूशन करना है और कुछ नहीं करना है, तो सोल्व कीजिए, आंसर निकालिए। तो आज का ये पूरा लेक्चर डेडिकेटेड था इन 2 टॉपिक्स को, और सारी बातें मैंने कोशिश की इन टॉपिक्स के बारे में कवर अप कर दूं। कोई पॉइंट, कोई बात, कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसी बात जो आपके पेपर में आए और आपको ना पता हो, ये सीरीज देखने के बाद ऐसा कोई टॉपिक नहीं रहेगा। इसलिए कंप्लीट सीरीज के साथ बने रहना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।